चलिए बेटा अब देखिए इधर ध्यान से। अभी तक जितना पोर्शन हम लोगों ने किया था उसमें अपन लोगों ने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को मेनली कवर किया है, और टेंजेंट्स और नॉर्मल के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर हमारा चलता है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेनली हमारे पास जो है एक होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो हमें देखना है, दूसरा एक आएगा आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी। अब वो अपन लोग आज अपन वही कवर करने वाले हैं कि मोनोटोनिसिटी क्या होता है, तो फिर उसका इफेक्ट्स बताता हूँ, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो देखना है। और उसके बाद में एक मेन पार्ट आता है बेटा मैक्सिमा मिनिमा, और फिर एक छोटे पार्ट्स होते हैं अप्रोक्सीमेशन करके होता है, रेट मेजरमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे 5 चीजें मिलकर के ना बेटा पूरा चैप्टर ही बनता है हमारे पास, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो मोनोटोनिसिटी क्या होता है, मतलब समझना थोड़ा सा देख लो, ध्यान से समझिए। जब हम मोनोटोनिसिटी की बात करने के लिए जा रहे हैं ना, तो मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है हमारे पास, जहां पर हम एक सिंगल नेचर की बात करते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन हमें पढ़ना है। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझो, तो तुम्हें मैं मोनोटोनिसिटी समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। ध्यान देना, सबसे फर्स्ट एक टाइप है बेटा, आप उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आपको कंडीशन समझना है, पहले ध्यान से समझो कि इसका मीनिंग क्या है, फिर अपन इन पे प्रॉब्लम्स देखेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना। यदि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली, तो ये मोनोटोनिक नेचर है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है बेटा कि हमने एक बाउंडेशन डाल दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा, फंक्शन मेरा कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें डिक्रीज वाला कोई पार्ट है ही नहीं। जैसे देखो मैं एक बनाने जाऊं, ध्यान से देखो बेटा, फिर मैं आपको कंडीशंस निकाल के बताता हूं। यहां से x f(x), आप एक फंक्शन ड्रॉ करो इस तरीके से। क्या मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन मेरे लिए इंक्रीजिंग है, तो आंसर है यस। क्यों, अब देखो फंक्शन से बढ़ता जा रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है y के साथ, है ना। तो हम लोग बोलते हैं सर ये फंक्शन मेरे लिए कैसा इंक्रीजिंग। अच्छा, लेकिन इसमें कहीं पर भी मेरा फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो नेचर है वो क्या है, प्योरली इंक्रीजिंग, कि फंक्शन जो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब देखो, अब ये चेक लगाने का कि जब हम फंक्शंस में करने के लिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स में करने के लिए जाते हैं, तो किस किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना, है ना। पहला, आप एक सिंपल तरीके से सोचो, मान लो बेटा हमने यहाँ पर कोई 2 वेरिएबल सिलेक्ट किए, 2 वेरिएबल लिए x के। मान लीजिए हमने एक x यहाँ से सिलेक्ट किया, तो हमने बोला सर x1, और एक x हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो हमने क्या बोला x2। मान लीजिए मैंने x1 और x2 2 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए फंक्शन पे, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को देख करके मैं बोल सकता हूँ सर x2 इज ग्रेटर देन x1। मतलब मैंने जो सिलेक्शन किया ना उसके अकॉर्डिंगली x2 मेरा बड़ा है, x1 छोटा है ना, x2 ये पूरा है, x1 इतना सा है, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 मैंने बोल दिया। अब जरा ध्यान से समझो, यदि मैं इस f(x1) पे फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए जाऊं, तो मुझे लगेगा सर यहाँ पर f(x1) मिल रहा है जो फंक्शन दे रहा होगा। x2 पर यदि मैं फंक्शन की वैल्यू देखने के लिए जाऊं, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो f(x2) मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशन कैसा देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। रिलेशन ये है कि यदि मैंने x2 को ग्रेटर देन x1 बोला है, तो इस x2 पर जो मेरा फंक्शन है वो क्या दे रहा है वैल्यू मुझे, f(x2). x1 पे जो फंक्शन है वो मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, f(x1). तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि f(x2) इज ग्रेटर देन f(x1). मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना बेटा कि f(x2) ये पूरा है, f(x1) इतना सा है, तो f(x2) की वैल्यू ज्यादा है, f(x1) की वैल्यू कम है। तो ये हमारे लिए एक कंडीशन निकलता है, किस चीज के लिए बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब मैं तुम्हें मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान से समझो। हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, इंक्रीजिंग का मतलब सर x को इंक्रीज करने पर यदि फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, बढ़ना चाहिए। तो देखो मैं कैसा बोलता हूँ कि सर x की वैल्यू को मैं यहाँ से बढ़ाते जाऊँ, x को इंक्रीज करता हुआ जा रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू भी देखो f(x1) पहले यहाँ थी और बढ़ते बढ़ते f(x2) हुई है। मतलब x1 को इंक्रीज करने से, x को इंक्रीज करने से यदि fx की वैल्यू इंक्रीज हो तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ, अब यदि मैं यहीं पर एक स्टेटमेंट तुमसे ऐसा पूछ लूं कि x को डिक्रीज करने से यदि fx भी डिक्रीज हो
तो फंक्शन कैसा होगा? तो जो तुम्हारा आंसर होता है, बच्चों का जो आंसर रहता है वो क्या रहता है बेटा, कि यदि x को डिक्रीज करने से fx में डिक्रीज हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये गलत है, ये गलत है। उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। कैसे? ध्यान से सुनो। यदि मान लो बेटा मैंने अभी इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पास किया था, क्या बोला था कि सर x2 इज ग्रेटर देन x1 है ना, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो fx2 ग्रेटर देन fx1 मिला मुझे, बिल्कुल सही। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता था ना, यदि मैं बोलता सर x1 लेस देन x2, अरे x1 की वैल्यू x2 से छोटी है सिलेक्शन है, तो x1 की वैल्यू छोटी है तो बेटा इस पर जो फंक्शन निकाल रहे हो fx1 ये भी तो छोटा है ना बेटा fx2 से, तो fx1 भी छोटा है मेरा fx2 से। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो दोनों चीजें वैलिड है, आपके लिखने पर है कि आप कैसा बोलना चाहते हो कि x यदि ग्रेटर देन वाला लिया है तो ये भी ग्रेटर देन आएगा। देखो यदि x में ग्रेटर देन का रिलेशन है तो fx में भी वही रिलेशन है, x में यदि लेस देन का रिलेशन है तो fx में भी लेस देन का ही रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यदि मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू को कम करने से फंक्शन भी कम हो रहा है तो भी तो इंक्रीजिंग हुआ ना। कैसे? ये x2 है, मैं इस x को यहां से इधर पास लेके जा रहा हूं ताकि x की वैल्यू कम होती जाए, तो x की वैल्यू को मैं कम कर रहा हूं तो देखना बेटा x2 पे फंक्शन पहले fx2 था, तो इसको पास ले जाने पे फंक्शन भी तो नीचे आता जा रहा है। तो x को कम करने से यदि fx भी कम हो तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब आपको मैं सिंपल सा फंडा बोलता हूं, यदि सेम रिलेशन हो कि x को इंक्रीज करने से fx इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि x को डिक्रीज करने से फंक्शन भी डिक्रीज हो रहा है तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग मतलब सेम रिलेशन। चलो अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने तुम्हें एक कंडीशन समझाया, इसके थ्रू हम इसके थ्रू भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बट बहुत कम जगह पे यूज करेंगे। लेकिन अब मेन चीज एक्चुअल चेक क्या लगाने वाले हैं बेटा हम लोग, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जब जाएंगे, एक्चुअल चेक क्या लगाएंगे जब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, तो उसका तरीका मेरे से समझो, ध्यान से समझो बेटा। यदि मैंने बोला कि मान लो बेटा ये मेरा पूरा फंक्शन है इस तरीके से, है ना, और ये मेरा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो देखो एक चीज, किसी भी पॉइंट पे जा करके मैं किसी भी पॉइंट पे जा रहा हूँ, एट किसी भी पॉइंट पे बोले, यदि मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाने जाऊँ बेटा, इस पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाने जाऊँ, तो यहाँ से जो ये एंगल मिलेगा थीटा, एंगल मिलेगा कौन सा, थीटा। तो मैं यहाँ पर ये चीज बोलता हूँ सर कि थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। मतलब जो थीटा है वो आपको 0 से 90 के बीच में मिलेगा। कैसे? देखो इंक्रीजिंग था, यहाँ पे बनाया तो ये एंगल भी आपको 90 से छोटा दिख रहा है, यहाँ बनाओ तो आपको ये एंगल मिलेगा, यहाँ बनाओ आपको ये एंगल मिलेगा, यहाँ बनाओ आपको ये एंगल मिलेगा, बट ये एंगल कभी भी 90 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो मेरे को जो एंगल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है बेटा, 0 से लेके 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच वाला जो एंगल मुझे मिल रहा है, तो मैंने बोला थीटा यदि मेरा 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि सर जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये थीटा टेंजेंट जो बनाएंगे उसका थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। अब यदि ऐसा है, इसका मतलब है कि मैं यदि tan थीटा की बात करने जाऊं, tan थीटा, तो बेटा देख थीटा यदि 0 से 90 है मतलब थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा वहां पे पॉजिटिव होता है, तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू मेरे लिए कैसे होने वाली है, ग्रेटर देन 0। बेटा देखो इसमें मैंने 0 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक। तो मैंने बोला सर थीटा tan थीटा कैसा देगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आंसर देगा। अच्छा tan थीटा यदि मैं बोलने जाऊं तो किसी भी टेंजेंट के लिए tan थीटा स्लोप होता है, तो मैं सिंपल इसको बोल सकता हूं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है mt, तो mt इज ग्रेटर देन 0 निकल के आए। और याद करिए हमने टेंजेंट से नॉर्मल में पढ़ के रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy/dx, है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली हम बोलने जाए तो हम बोल रहे हैं सर dy/dx जो है वो कैसा निकल के आया, ग्रेटर देन 0। तो हम ऐसा बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा कि यदि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिकली का मतलब भी वही होता है बेटा स्ट्रिक्टली, कि मोनोटोनिकली मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो यदि फंक्शन मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसकी कंडीशन बनेगी dy/dx इज ग्रेटर देन 0। बस ये वाला जो कंडीशन है ना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसे दिमाग में क्लियर रखिए, क्योंकि हम जो ज्यादातर क्या मैक्सिमम क्वेश्चन जो करने जाएंगे वो इसी पर जाएंगे, ठीक है। और सुनो बेटा, इसमें ना एक मेरा पर्सनल व्यू है कि यदि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसमें थीटा 0 मत लेना, क्योंकि वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है ना, तो 0 वाला एंगल हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो हम लोग बोलते हैं dy/dx इज ग्रेटर देन 0 ओनली।
आप इसको नोट करो। तो फिर मैं अब आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझाता हूँ, फिर अपन दोनों को मिक्स करके देखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इसके बाद कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए अब आइए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। बस इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और, मतलब 5-10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, इधर हमने x लिया, इधर साइड हमने बोला fx। बेटा यदि मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को किस तरीके से देखना है ध्यान से समझना। स्ट्रिक्टली बोले या मोनोटोनिकली बोले बात एक ही है ना। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। बेटा देखिए, यदि मैं उसी फंक्शन को इस तरीके से प्लॉट करूं तो मेरे को लगेगा सर ये मेरे लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, चलेगा। अब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि x को इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे समझे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया x एक्सिस पे, तो वो मेरा x1 है, जो अभी हमने लिया था जैसे वही वाली चेक पे। चलो फिर ये x1 है, x2 बताओ। यहाँ पर हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया x2, क्या रिलेशन लिखा जा सकता है सर? x2 इज ग्रेटर देन x1। x2 हमने बड़ा लिया है x1 से। तो देख बेटा, यदि मैं बोलता हूँ x2 इज ग्रेटर देन x1, देन अब उनके फंक्शन की वैल्यू को कंपेयर करो। देखो यदि मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बोलने जाऊँ इसके लिए, तो ये मेरे लिए fx1 है और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी वो fx2। अब मैंने यहाँ पर x का रिलेशन देखा तो मुझे लगा सर x2 इज ग्रेटर देन x1, बट वहीं पर एक चीज देखो, क्या fx1 और fx2 जो है, तो fx2 तो छोटा है ना और fx1 बड़ा है। मतलब क्या हुआ, यदि मैं x2 को बड़ा बोल रहा हूं तो यहाँ पर f of x2 जो है वो लेस देन आ रहा होगा f of x1। मतलब देखो मैं तुम्हें फंडा बता रहा हूँ, सीधा सा फंडा ये है, जो रिलेशन x में होगा उसका अपोजिट रिलेशन fx में होगा। मतलब यदि मैंने x2 ग्रेटर देन x1 बोला है तो fx2 लेस देन fx1 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक चेक होता है आपको डिक्रीजिंग फंक्शन को देखने का। ठीक है, अच्छा वहीं पे देखो, मैं ऐसा भी लिख सकता था ना सर x1 इज लेस देन x2। x1 छोटा है x2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो fx1 कैसा है बेटा बताओ? तो हम बोलेंगे सर fx1 बड़ा है fx2 से। मतलब सिंपल सा याद रखो बेटा, जो रिलेशन x में है उसका अपोजिट रिलेशन आपको y में मिलता है। तो वो हमारा चेक होता है किस चीज का? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद मेन चेक जहां से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, ध्यान से। यदि मैं यहाँ पे बात करने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाकर के सर आप टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया P पॉइंट पे, आप बना के देखो बेटा। यहाँ पर यदि आप टेंजेंट बनाओगे तो ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, आपको दिखेगा सर थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। मतलब जो थीटा है टेंजेंट का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 से बड़ा बन रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। देखो यहाँ पे बनाया तो ये बना, यहाँ पे बनाओ ये वाला एंगल, ये भी 90 से बड़ा है। यहाँ पे बनाओ ये भी एंगल 90 से बड़ा है। मतलब जितने भी आप एंगल्स बनाने जा रहे हैं, जितने भी टेंजेंट्स आप बनाने के लिए जाओगे, वो सारे एंगल आपको 90 से बड़े मिलेंगे और 180 से छोटे। तो बस हो गया बेटा। देख क्या मैंने जैसे ही बोला, मैंने बोला सर थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180, तो मुझे बताओ tan थीटा, सर क्या tan थीटा नेगेटिव होगा? यस, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप से भी हम जानते हैं। तो हमने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। tan थीटा मतलब कौन सा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन 0 आया, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसी को निकालने का तरीका dy by dx। तो हमने सिंपल बोला dy by dx इज लेस देन 0। तो ये वो कंडीशन निकल गई बेटा आपके लिए काम वाली, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है। क्या कि यदि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो dy by dx की वैल्यू या f dash x की वैल्यू कैसी आती है? ग्रेटर देन 0। लेकिन वहीं पर यदि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो dy by dx या f dash x जो है वो मेरा कैसा आएगा? लेस देन 0। हो गया काम, चलेगा। तो सिंपल अपन को ये दोनों कंडीशन याद रखी। देखिए बेटा मैंने दोनों जगह पर जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करी तो मैंने वहां पर इक्वल टू यूज नहीं किया है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए आप सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, अब जल्दी से नोट करो बस। अब लास्ट 2 मिनट का कॉन्सेप्ट जिसमें हम दोनों को एक साथ देखते हैं और उसकी कंडीशन में क्या चेंज आता है वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ बेटा। अब देखिए, अभी अपन ने दोनों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन देखा।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब समझना ध्यान से। अब मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस में एक वेरिएशन आता है यहाँ पे। कई बार वो बोलता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कंडीशन निकालो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कंडीशन निकालो, और कई बार ध्यान से समझ लेना प्रॉब्लम्स में ये लिखा जाता है, वो सिंपल ऐसा बोलेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कंडीशन निकालो, डिक्रीजिंग है तो निकालो। अब दोनों बोलने में डिफरेंस है, दोनों बोलने में डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा कि कब क्या कंडीशन लगानी है। तो मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ, ध्यान से समझो। अभी मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन ऐसा है बेटा जहां पर हमने आपसे ये बोला है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वो सिंपल बोलेगा, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जरा मतलब समझना। मैंने बोला मान लो बेटा मैंने बनाया है यहाँ पे ये f(x) है, x है, इस तरीके से चलेगा। अब देखो ये एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा, जहां पे कहीं तो ये इंक्रीजिंग है, कहीं पर ये डिक्रीजिंग है। एक सेकंड रुको। हाँ बेटा, तो देखिए ये जो फंक्शन था ना f(x) वाला, इसमें मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ऐसा बोला कि ये जो फंक्शन है बेटा, इस फंक्शन को तुम देखने जाओ तो तुमको लगेगा कि सर एक रीजन ऐसा है जहां पे फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है, फिर वही फंक्शन मेरा डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस से फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये वो वाला केस है, यहाँ पे मेरे को इंक्रीजिंग का भी इंटरवल मिलेगा, डिक्रीजिंग का भी इंटरवल मिलेगा। मतलब फंक्शन मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी नहीं है, लेकिन दोनों साथ में आ रहा है। तो ऐसे वाले टाइम पे ना वो आपसे क्या बोलेगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग बोलता है, सिंपल इंक्रीजिंग बोलता है तो कंडीशन इसके हिसाब से निकालेंगे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता है तो कंडीशन पिछले वाले के हिसाब से निकालेंगे। अब देखो इसका कंडीशन बताता हूं, बहुत आसान है, कुछ चक्कर नहीं। यहाँ पे सुनो, फंक्शन यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ना, मैं एक चीज बताऊं, कहीं पर भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जाऊं, कहीं पे भी आप नोटिस कर लो इस वाले लाइन पे जहां तक ये फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है, आप कहीं पर भी टेंजेंट बना लो, सारे एंगल आपको लेस देन 90 मिलेंगे। अरे यहाँ के जितने भी एंगल आ रहे हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं बेटा, लेस देन 90, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है। और लेस देन 90 है तो यहाँ पे tan थीटा हमारे लिए कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यदि tan थीटा है तो फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी बेटा, बोलो। tan थीटा यदि ग्रेटर देन 0 है मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0, मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ तक बोला, लेकिन अब एक ट्विस्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ से मेरा फंक्शन चला था तो ये इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये जो पीक पॉइंट आया बेटा, क्या इस पीक पॉइंट पर भी मेरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग में काउंट होगा? मेरा आंसर है यस। अरे मैं बोल रहा हूँ फंक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां तक बढ़ा है ना इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को भी मैं इंक्लूड करूंगा कि यहाँ पे भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। और देखो यदि इस वाले में देखने के लिए जाओ तो यहाँ पे भी तुम टेंजेंट बनाने जाओ तो वो टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि है, ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि एक फंक्शन है, अरे टेंजेंट है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। थीटा यदि 0 हो गया तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 0। तो वहां पर f' या dy/dx जो है वो भी मेरे को इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर बस चेक इतना सा लगाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं कंडीशन ये बोलूंगा कि f' मतलब dy/dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझे मेरी बात? मतलब यदि मैं वहां पर चेक लगाने के जा रहा था, जब मैं बोलता था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मैं बोलता था सिर्फ f' इज ग्रेटर देन 0 ओनली, बट यहां पे मैं बोलूंगा f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों। समझ में आया? अब देखो जैसे हमने इंक्रीजिंग के लिए बोला तो सिंपल इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या निकल गई बेटा, f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या ये फंक्शन यहां से डिक्रीज हो रहा है? आंसर यस। अब देखो बेटा कहीं पर भी जाओ टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बना दे, आपको एंगल 90 से बड़ा मिलेगा। बेटा इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, एंगल 90 से बड़ा मिलेगा। इधर बनाओ 90 से बड़ा, यहां बनाओ 90 से बड़ा, सब पे बड़ा आ रहा है ना, मतलब ये एंगल सारे 90 से 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव तो दे रहा होगा। लेकिन अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैंने बोला मान लो बेटा ये A पॉइंट था, ये B है। अब B से मैंने बोला कि फंक्शन मेरा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, हम इसको सबको डिक्रीजिंग ही बोल रहे हैं।
और ये डिक्रीजिंग जाते 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 फंक्शन कहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो मैं बोलता हूँ इस पॉइंट तक, जहाँ तक वो पैरेलल वाला पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ तक मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट को भी तो मैं काउंट करूंगा ना, सी को, मैं बोलूंगा कि सी पॉइंट तक मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, कम होता है क्या। और यदि सी पॉइंट की बात करने जाओ, यहाँ पर तुम टेंजेंट बनाने जाओ तो वो टेंजेंट फिर से तुम्हें एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, मतलब थीटा की वैल्यू 0 या 180 बोल दो, समझ में। तो मतलब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेटा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसका चेक क्या निकल के आया, f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात क्या बोला मैंने, यदि सिंपल फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए बोलेगा तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए बोलेगा f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेगा तो f डैश x लेस देन 0। बस ये चार कंडीशन दिमाग में फिट करके रखो, आपके ये पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमको समझना था। अभी बाकी चीजों में प्रॉब्लम से बताता हूँ, तो अपन बस प्रॉब्लम करते हैं, इकट्ठे करते हैं, खत्म करते हैं, जल्दी करो, नोट करो इसे। देखिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, मेनली अब प्रॉब्लम ही देखेंगे ध्यान से देखते हैं। फाइंड द इंटरवल। अब जब पहले प्रॉब्लम को समझो, मैंने दो प्रॉब्लम एक साथ लिखे हैं और क्यों लिखे हैं वो तुम्हें मतलब समझ में आएगा। फर्स्ट वाले में क्या बोला बेटा मैंने, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच fx equal to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 1 is increasing। अब ध्यान से प्रॉब्लम को समझो, ओनली इंक्रीजिंग बोला ना उसने, मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है, उसके सामने कोई स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया, मोनोटोनिकली वर्ड यूज नहीं किया। मतलब ये कौन सा वाला कंडीशन है, जो सेकंड वाला हमने देखा था। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी सर, f dash x is greater than or equal to 0। लेकिन वहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, find the interval in which fx equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 20 is strictly increasing or strictly decreasing। अब सोचो, strictly increasing और strictly decreasing वर्ड अलग से यूज किया, तो ये आपके लिए कंडीशन कौन सी आएगी, जहां f dash x greater than 0 और f dash x less than 0 होगा, मतलब वहां पर हम equal to वाला पॉइंट काउंट नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं तरीका करने का। कुछ लोग क्या करते हैं नालायकी, यहाँ पे क्या, जैसे इंक्रीजिंग बोला, मतलब एक ही प्रॉब्लम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकालना है, तो करते कैसे बच्चे नहीं, कई बार तो टीचर्स भी करवाते हैं। ध्यान से क्या करते हैं कि f dash x लिया, अरे इसका f dash x निकाला, उसको ग्रेटर देन 0 किया, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो इंक्रीजिंग की कंडीशन निकालेंगे। फिर डिक्रीजिंग के लिए निकालना है तो f dash x किया, उसको लेस देन 0 किया, फिर उसको अलग से सॉल्व किया, तो फिर उसके लिए डिक्रीजिंग की कंडीशन निकाली। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलो, क्या जो भी फंक्शन दिया जाए ना, आप सिंपल उसको डिफरेंशिएट करो। देखो ध्यान से मैं जो सर समझा रहा हूं, आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, fx equal to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 1। बेटा आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, f dash x निकालो। मैंने f dash x निकाला, कैसे निकलेगा देखो, इसका आ जाएगा तो 6x square plus 6x minus 12। आपको सबको पता है ये चीज। अब जाए मैं क्या बोलता हूं, अभी बिल्कुल ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल f dash x को पूरा सिंपलीफाई करो, फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो पूरा। मैंने यहां से 6 कॉमन लिया, x square plus x minus 2 मिला। मैं इसको फैक्टर्स बनाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से बेटा, तो 6 क्या मैं इसको लिख सकता हूं x plus 2 x minus 1, आसानी से, अरे तोड़ लो ना, ये x square प्लस क्या मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस x करेंगे तो x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 में मिल रहा होगा। सिंपल करोगे तो यहाँ से निकलेगा 6, x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो फाइनली f dash x जो निकला, ध्यान देना, वो निकल रहा है 6 x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। अब ध्यान देना मेरी बात, आपने f dash x को इतना सॉल्व कर लिया, आप फैक्टर्स बनाने तक जाओ, इसके बाद भी आपको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, f dash x बनाया बेटा, अब इस f dash x को वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इसको वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और जैसे आप नंबर लाइन को प्लॉट करोगे ना, आपको इंक्रीजिंग का भी इंटरवल सीधे दिखेगा और डिक्रीजिंग का भी दिखेगा, मतलब आपको उसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। कैसे, मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया वेवी कर्व मेथड, ये रहा, f dash x को प्लॉट कर रहा हूं बेटा, तो f dash x को प्लॉट किया तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकलेंगे, एक तो x प्लस 2 को 0 किया तो -2 और इसको माइनस किया तो 1 आ गया। बेटा मैंने बेबी कर्व मेथड सबको बढ़ा के रखा है, इंटरवल बढ़ा के रखा है ना, यदि जिसने अभी भी नहीं देखा है ना, वो क्या कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी करके प्लेलिस्ट में डला हुआ है,
तो वहां पे जाकर के बेबी का मेथड वाला लेक्चर आप अटेंड कर लो, क्योंकि बिना उसके ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यदि डाउट है, यदि नहीं किया हुआ है तो उसको कर लेना और फिर देखना, ध्यान देना, मैं उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। x की वैल्यू -2 और 1 है, हमने सिंपली बेटा -2 लिया और एक यहाँ पे 1 लिया। फिर हम क्या बोलते थे, ये राइट साइड में फंक्शन कैसा देता है, पॉजिटिव, तो f(x) है, इसको प्लॉट कर रहे हैं, बेटा राइट में फंक्शन कैसा आ रहा होगा, प्लस। अब सुनो, हम इधर से चले 1 पे पहुंचे, 1 हमें दिया था x - 1, उसकी पावर है 1, 1 मतलब ऑड है तो साइन चेंज, तो पॉजिटिव से आए थे नेगेटिव हो गए अगले तक। फिर हम -2 पे पहुंचे, इसकी भी पावर कितनी है 1, ऑड है, साइन फिर से चेंज, तो नेगेटिव से वापस हम पॉजिटिव हो गए। तो जैसे ही बना आपका विद इन सेकंड आपका ना बेटा चुटकियों में ये बनता है, और जैसे ही ये बन गया अब तुम्हारा आंसर आ गया। देखो सिर्फ आंसर लिखो, क्या लिखना है आंसर। मैंने बोला सर इंक्रीजिंग के लिए मैं इंक्रीजिंग का साइन बना रहा हूं, ठीक है, इंक्रीजिंग का इंटरवल। बेटा इंक्रीजिंग कब आएगा, जब मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू, अच्छा बेटा इंक्रीजिंग कौन था हमारे लिए, बोलो जब f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिले, मतलब 0 भी चाहिए, अरे 0 भी चाहिए और इक्वल टू भी ग्रेटर देन भी चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब क्या, पॉजिटिव, तो f(x) हमारा पॉजिटिव कहां हो रहा है, ऊपर साइड नंबर लाइन के ऊपर, तो ये इंटरवल है और एक ये वाला, तो ये इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, -∞ से -2, तो मैंने लिखा -∞ टू -2, ये तो ओपन होता है, -2 क्लोज हो जाएगा, क्योंकि -2 लेंगे तब हमें 0 मिलेगा, याद आया, जब इक्वल टू में 0 चाहिए होता है तो हम उस पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, और नहीं चाहिए होता तो फिर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो मैंने -2 लेना पड़ेगा तभी जाकर के ये 0 होगा, तो मैंने -2 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अगला देखो, जैसे लिखा मैंने इसमें, अगला क्या लिखना है देखना, यूनियन। अगला बताओ पॉजिटिव कहां मिल रहा है, यहां से 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, तो 1 जो है वो इंक्लूडेड होगा और इंफिनिटी मेरा एक्सक्लूडेड है, तो 1 टू इंफिनिटी में आ गया, तो ये मेरा इंक्रीजिंग का इंटरवल निकल का है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा कहां हो रहा होगा बेटा, -∞ से -2 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, चलेगा। तो आपसे इंक्रीजिंग के लिए निकाला था तो निकाल दिया। अच्छा, इसी में यदि वो मुझे बोलता है कि सर डिक्रीजिंग का बताओ, डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग के लिए यदि बोलता है तो वो क्या होता है, -2 से 1, अरे जो नेगेटिव देगा वो -2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमसे इंक्रीजिंग बोला, हमने इंक्रीजिंग का कंडीशन निकाल दिया, चलेगा, ठीक, नोट करो इसे। तो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला ट्राई करो एज इट इज, और मेरे मेथड से ही जाना है ना, मतलब f(x) को डिफरेंशिएट करके उसको फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो, देन उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके सीधे आंसर निकालो, दोनों आंसर एक साथ निकलेंगे, ठीक, नोट करो और नेक्स्ट वाले को ट्राई करो। देखो अब सेकंड वाला देखो, थर्ड और फोर्थ में दे दिया, ध्यान देना। सेकंड वाले में क्या बोला था, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) equal to x³ - 3x² - 9x + 20 is strictly increasing और strictly decreasing। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, अपन ने f(x) लिया, x³ - 3x² - 9x + 20। अब अपन डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले सिंपल f(x) निकाला बेटा, तो 3x² - 6x - 9, इसको 3 कॉमन ले लो, x² - 2x - 3। अब अपन को ऐसा ढूंढना है कि किस तरीके से निकालना है, तो -3 और 1 हो सकता है, x² - 3x + x -3। फैक्टर्स निकालें तो क्या निकलेगा बेटा, इसमें से एक x - 3 बाहर आएगा और एक x + 1, ठीक। अब देखो ये आपका f(x) हो गया। अब f' हुआ, अब इसको जाकर के आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो एबीबी का मेथड से, तो इसको हमने नंबर लाइन पे लिया, एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा -1, तो मैंने -1 और यहाँ 3 लिया। बेटा 3 के राइट में फंक्शन कैसा देगा, पॉजिटिव f(x). 3 पे गए तो उसकी पावर 1 है, ऑड, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ पे भी 1 है तो साइन चेंज, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव। अब आपसे क्या बोला था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो इंक्रीजिंग कहां मिल रहा है, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएशन उसका पॉजिटिव हो रहा हो, एक ही इंटरवल में और एक इसमें, तो x की वैल्यू क्या हो रही है सर, -∞ से -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। और बेटा देखो मैंने 1 और 3 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे 0 नहीं चाहिए, है। और वहीं पर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहां है, ये वाला,
तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 3 इन ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में गए ये आंसर। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकला, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकला। मतलब मैं बताऊं तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए ना तो किस्मत बनाना कि आधे एक मिनट के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आधे मिनट के अंदर में मतलब आपको करने में कितना टाइम लगता है, छोटा सा डिफरेंशिएशन करोगे तुरंत खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा थर्ड वाले प्रॉब्लम पे आओ। ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन पहले। The function f(x) equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x is increasing if x is between 0 to pi by। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस मैच करवाने हैं। अब देखो सबसे पहली चीज, सर पहले इसको सॉल्व करें, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना थर्ड वाले पे, तो सबसे पहले बेटा f(x) लिख लो। f(x) इक्वल टू हो गया sin to the power 4x plus cos to the power 4x। हाँ बेटा चलो इंटरवल तो दिया ही नहीं इसमें। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, और उसने क्या बोला है बेटा, ओनली इंक्रीजिंग बोला है, तो भैया इंक्लूड भी कर लेंगे। और नहीं भी आया तो चलेगा ना, देखिएगा हमने f' निकाला सबसे पहले बेटा, f' sin की पावर 4x किस रूल से सॉल्व होगा, चेन रूल। इसका क्या आएगा आंसर, 4 sin क्यूब x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अरे चेन रूल लगा करके सीधा चलेगा ना, ठीक। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, 4 cos क्यूब x फिर cos x का माइनस sin x, तो यहाँ माइनस sin x बन गया होगा इस तरीके से। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में है, sin x इसमें भी है, cos x इसमें भी है, तो sin x cos x कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ मिल रहा होगा तो फिर sin स्क्वायर x माइनस यहाँ से मिला cos स्क्वायर x, ठीक। और देखो एक काम, माइनस टू कॉमन ले लो, ये जो 4 है ना इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ सर 2 into 2 sin x cos x, और इसको मैं लिख देता हूँ, माइनस कॉमन लिया था तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बेटा एक से देख, -2 ये क्या बना, 2 sin x cos x sin 2x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x। और अब ये फॉर्मूला फिर से नहीं बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा डबल। तो इसको मैं एक बार और इसी फॉर्मूले से sin 2x के फॉर्मूले से ले जाऊं तो ये बनेगा माइनस sin 4x, 2x का डबल किया है। तो ओवरऑल जो आपके पास f' निकल के आया वो f' क्या निकला सर, f' इक्वल टू माइनस sin 4x। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना बेटा, जेई वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ज्यादा आएंगे, मतलब वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा लगाना पड़ता है तरीके से, तो आपको पूछता है। अब देखो ध्यान से, अब बात आई सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंडीशन कैसे निकालें। उसने आपसे क्या पूछा था, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला था ना। चल मैं यदि मेरे को इंक्रीजिंग बोला है, अब मैं दिमाग से लगाऊं के खेलूंगा। देखो f' है इक्वल टू माइनस में आया सर, माइनस में। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे को यदि कोई फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है तो f' को मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। अब देखो बेटा मैं कैसे सोच रहा हूँ ध्यान से, मैंने बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ। मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो मुझे लगेगा सर यदि sin 4x मेरे लिए नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, यदि sin 4x नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि sin 4x की वैल्यू क्या रखी, मतलब एंगल की क्या वैल्यू रखूं जिसके लिए sin 4x कैसा हो जाए, नेगेटिव। अब सुनो, sin 4x को नेगेटिव बनाना है तो एंगल कितना है sin का 4x, तो मैंने बोला सर 4x को कैसा रखना पड़ेगा। देख बेटा sin नेगेटिव कहाँ देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देता है ना, अरे देता है सेकंड में, सेकंड सॉरी थर्ड और फोर्थ में देता है sin नेगेटिव, अरे थर्ड से फोर्थ के बीच में देता है ना। तो मैंने बोला थर्ड से फोर्थ, तो थर्ड वाला एंगल कौन सा होता है, पाई, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो एंगल है सर वो पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। सोचो ना, थर्ड और फोर्थ तो वो पाई से 2 पाई के बीच में आता है ना, तो मैंने बोला थर्ड और फोर्थ में से यदि कोई एंगल होगा तो नेगेटिव दे रहा होगा साइन वहां पे। तो मैंने बोला कि सर 4x की वैल्यू, अच्छा देखो मैंने वो x नहीं बोला है, वो सिर्फ 4x बोला है, टोटल एंगल। जो टोटल एंगल है यदि वो मेरा पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो वो नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा तो साइन नेगेटिव देगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने 4x को बोला इतना, लेकिन हमारा टारगेट कौन था निकालना, x, तो 4 से डिवाइड।
यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये चीज निकल के आ रही होगी सर पाई बाय 4 और इधर से निकल के आएगी पाई बाय 2 आए। मतलब मुझे समझ में आया सर जो x की वैल्यू है वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में होगी तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा। अब मैं ये चेक करता हूं, देखो अभी पहले प्रॉब्लम में ये है कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिख रहा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 आंसर है ही नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो पहली बार 0 से पाई बाय 8 क्या ये आंसर है? नहीं, क्यों नहीं है? आपको पता है ना पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में ही आ रहा है, तो वो पाई बाय 4 से छोटे वाले एंगल को तो बिल्कुल नहीं लेगा, तो ये आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो गया कि 0 से पाई बाय 8 है। ठीक है, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 8, पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 8 क्या इसके बीच में हमारा इंटरवल आता है? आंसर है यस। बेटा 3 पाई बाय 8 सॉल्व करके देखो ना, 22.5 उसको 3 टाइम्स करेंगे तो उसके अंदर में तो आ रहा है। अरे एंगल की बेस ये तो 45 हो गया डिग्री में। पाई बाय 8 पाई बाय 4 कितना होता है? 45। पाई बाय 8 कितना हो जाएगा? 22.5। 22.5 into 3 करोगे तो 67.5। मतलब ये एंगल बता रहा है तुम्हें कि 45 से लेके 67.5 के बीच का एंगल है। तो हमारा इंटरवल आ रहा था सर 45 से लेके 90 के बीच का, तो उसका ही तो एक सबसेट हुआ ना। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, तो ये वाला ऑप्शन मुझे मिलता है बी। अच्छा, उसके अलावा मुझे 3 पाई बाय 8 से 5 पाई बाय 8 वगैरह वाले ये मुझे उस इंटरवल में मिलते नहीं है। 5 पाई बाय 8 आपका आगे निकल जाएगा बेटा, 22.5 into 5 करोगे तो 90 के बाहर जाएगा एंगल, मतलब ये हमारा रिजेक्ट हो गया और ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो ओवरऑल आपका जो आंसर है ना वो बेटा सिर्फ कौन सा है? बी। तो आपको आंसर क्या टिक करना चाहिए? समझ में आया? तो प्रॉब्लम को आप हर तरीके से सॉल्व करना सीखो बेटा, है ना। कई बार आपको डायरेक्टली मिलेंगे और कई बार आपको इंटरवल को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, वो भी एक अच्छा है। ठीक है बेटा, अब इस वाले प्रॉब्लम को देखें, ध्यान देना। ठीक है, क्या है? फाइंड द इंटरवल इन व्हिच फंक्शन f(x) = sin x + cos x और x > 0 < <2 π के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो फंक्शन लो, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इंटरवल पे घूमेंगे। ध्यान देना, सबसे पहला f(x) लिया, f(x) = बेटा sin x + cos x। f' निकाला सर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x। अब देखो जैसे ये चीज निकल के आई, अब मैं मेरा तरीका बताता हूँ कैसे करना चाहिए। कि आपने डिफरेंशिएट किया तो cos x - sin x आ गया। अब क्या करो, एक काम, इसको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करो, या तो प्योरली साइन बनाओ या प्योरली cos, ताकि हमारे लिए इंटरवल डिसाइड करना आसान हो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, आपको याद है बेटा मेथड, cos और sin में यहाँ का कोफिशिएंट 1, यहाँ का 1, तो √(a² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके मतलब √2। तो √2 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और √2 से हमने डिवाइड भी कर दिया, चलेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों किया, √2 से चलेगा ना। √(a² + b² हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, साइन में बदलने का फंडा है कॉस में। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा? देखो तो जरा, ये तो √2 निकला, ये बनेगा आपका sin π/4। sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहां से क्या आ रहा है? cos x माइनस ये जो है 1/√2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos π/4 और इसको sin x। तो मेरे को क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, मेरे को ये लगा sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a - b का फॉर्मेट बन गया। अब sin का फॉर्मूला बना तो देखो मैंने यहां से निकाला सर, f' मेरे लिए निकला √2 sin a - b, तो हम लिख देंगे सर π/4 - x, चलेगा ना। तो √2 sin π/4 - x, ये मेरा फंक्शन बन गया डिफरेंशिएशन। अब देखो ये डिफरेंशिएशन निकालने के बाद अब अपन को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। √2 sin π/4 - x, जैसे मैंने ये फंक्शन निकाला, अब मुझे सोचना है कि ये इंक्रीजिंग कब देगा और डिक्रीजिंग कब देगा। चलो पहली बार में मैं इंक्रीजिंग वाले फंडे पे पहुंचा, इंक्रीजिंग निकालना है, राइट। देखो इंक्रीजिंग के लिए तुम चाहते हो कि सर f' मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए, हाँ f' यदि पॉजिटिव हो जाए तो तुम चाहोगे कि जो सर साइन वाली वैल्यू है, देख √2 तो पॉजिटिव है, तो जो sin π/4 - x है ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैंने बोला सर sin
π/4 माइनस x मेरे लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे इक्वल टू 0 भी चलेगा ना, क्योंकि सिंपल इंक्रीजिंग बोला है, चलेगा। तो मैंने इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल दिया। अब सुनो ध्यान से, मैं चाहता हूं कि सर ये चीज 0 भी बन सकती है और पॉजिटिव बना रहा है। पॉजिटिव कहां से कहां पे देता है एंगल साइन हमारा कि पॉजिटिव, कहां से कहां देगा? तो मेरा आंसर होता है 0 से लेके पाई के बीच में। तो एंगल जो पूरा निकल के आ रहा है ना बेटा π/4 माइनस x, ये वैल्यू यदि मेरी 0 और पाई के बीच में आ जाए, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में दिया जाएगा तो फंक्शन मेरे लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलो अब मुझे सॉल्व करके x निकालना है। तो बेटा देखिए यहाँ से इफेक्ट हटाते हैं, π/4 का इफेक्ट हटाने के लिए π/4 माइनस कर दो सब में। मैंने माइनस किया तो ये बन गया होगा माइनस π/4, यहाँ से माइनस x और यहाँ से पाई माइनस π/4। चलेगा। अब आंसर देखना, आंसर लिखने का तरीका भी समझना है। अभी माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे सर, चलो एक बार तो और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 3π/4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन से जैसे तो मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस 3π/4 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। आगे इंटरवल चेंज। अब देखो तुम्हारा आंसर ये निकल के आया, ठीक है, बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन समझो ध्यान से। इसलिए नहीं आंसर, ध्यान देना बेटा, इसलिए आंसर नहीं है आपको इंटरवल दिया गया था क्या सर, x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, 2 पाई। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 2 पाई के बीच में आएगा ना, ये नहीं आ सकता। तो ये आंसर आपका गलत हुआ। तो देखो अब मुझे उसको 2 पाई में लाना है, इंटरवल तो है मेरे पास, लाना कैसे वो देखो ध्यान से। आप सिंपल क्वाड्रेंट सिस्टम पे जाओ, ये क्वाड्रेंट होता था बेटा, ये मुझे आंसर क्या बोल रहा है सर -3π/4। -3π/4 का मतलब जानते हो? देखो यहां से यदि मैं नीचे से एंगल मेजर करूंगा तो नेगेटिव होगा। अरे क्या ये एंगल मेरे लिए -3π/4 है? -135। तो यदि मैं क्लॉकवाइज में देखूंगा तो एंगल नेगेटिव होता है, तो -3π/4 यहां से निकला, हाँ या ना? अरे समझ में आया? तो -3π/4 ये रहा, और उससे क्या बोला था -3π/4 से कहां तक जाना है? π/4 तक। -3π/4 से π/4 मतलब बंदा -3π/4 से इसे घूमते 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 यहां तक जा रहा होगा ना फाइनली π/4 तक। अरे समझे? तो एक्चुअल में जो उसने मुझे आंसर दिया वो कौन सा आंसर दिया है? ये पूरा। अरे यार सुनो ना, ये -3π/4 पे पहले गए, तो -3π/4 के लिए हम यहां पहुंच गए, इनिशियली स्टार्ट करना है, और -3π/4 से घूमते हुए मुझे π/4 पे जाना है, तो ऐसे घूमूंगा ना मैं। तो एक्चुअल में जो एंगल डबल हुआ है वो कौन सा हुआ? ये -3π/4 से प्लस π/4 के बीच का। लेकिन अब मुझे आंसर में कैसे लिखना है? आंसर में क्योंकि मैं 0 से 2 पाई के बीच में देना चाहता हूं, तो मैंने बोला सर मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल π/4 है, बट ये कौन सा है? तो तुम्हें लगेगा सर ये एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल 5π/4 होगा ना। अरे 225, यहां से घूमोगे तो 225 डिग्री, तो 5π/4 चलेगा। तो जो चीज हमें नेगेटिव में दिख रही थी, हम नेगेटिव में आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मुझे 0 से 2 पाई के बीच में लिखना था। तो मैं अब इसका आंसर ये लिख रहा हूं सर, x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4, और इंक्लूड कर लीजिए, समझे मेरी बात? कि π/4 से 5π/4 के बीच में ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। मतलब देखो इंटरवल ये निकल के आया था, बट मेरे को पॉजिटिव बनाना है तो मैं पॉजिटिव एंगल ढूंढ करके दूंगा ना उसको, नेगेटिव में नहीं दे सकता। समझ में आया? चलेगा। और यही ट्विस्ट है, इसी कारण से मैंने मेरे लिए प्रॉब्लम तुम्हें दिया था। आया समझ कि कभी भी आपको नेगेटिव आंसर भी दिया तो अपन उसको फिर उसके इंटरवल में लेकर के आओ, क्योंकि इंटरवल भी तो इंपॉर्टेंट है कि उसने पूछा कहाँ पे, उसने पूछा था वैसे 0 से 2 पाई के बीच में। नोट कीजिए। हाँ एक सेकंड मैंने गलत बता दिया, ध्यान देना। गलत मतलब अपन डायरेक्शन गलत सेलेक्ट कर लिए, ध्यान से सुनो। -3π/4 से +π/4 है ना आंसर ग्रुप में, ध्यान देना। आप -3π/4 से घूम के जा रहे हो कहां पे? +π/4 पे। तो -3π/4 से +π/4 की तरफ जाओगे ना, पॉजिटिवली जाओगे ना, मतलब वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। मतलब एक्चुअल में हम जो घूम रहे हैं ना वो ऐसा घूम रहे हैं बेटा, इस डायरेक्शन। समझे मेरी बात?
देखो मेरे से क्या बोला गया था, -3π/4 से +π/4, तो -3π/4 मतलब यहाँ पे था, तो -3π/4 से हम एंगल को कम बढ़ाते π/4 तक जाएंगे ना ऐसा, तो -3π/4 से हम π/4 की तरफ जा रहे होंगे, ना कि उल्टा। अरे यार यस समझे, अरे एंटी क्लॉकवाइज में देखना है ना, तो हम बोलेंगे -3π/4 से उल्टा वो इधर गया होगा, तो एक्चुअल में जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ये पूरा इंटरवल। बट अपन को इसको पॉजिटिवली बोलना है, तो मैं देखो दो तरीके से बोलता हूँ, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल ले लो 0 से π/4, अरे यार ये वाला एंगल 0 से π/4 बोल सकते हैं इंटरवल, चले, और वहीं पे दूसरा इंटरवल यहां से यहां तक का भी है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं यूनियन 5π/4 टू 2π, अरे 5π/4 से 2π, देखो इंटरवल मैंने पूरा वही उठाया, यहां से लेके यहां तक का ही उठाया, बट पॉजिटिव एंगल में उठाया, तो इधर वाले को मैंने बोला 0 से π/4, अरे इतने को 0 से π/4 बोल सकते हैं पॉजिटिव में, यूनियन 5π/4 से 2π, तो ओवरऑल पूरा कवर हो गया, चले, और जो इंक्लूडेड है उसको इंक्लूड करके रखिए वीडियो, बन जाएगा, अरे चलेगा, सबको इंक्लूडेड डाल दो ना, आपको तो इक्वल टू चाहिए ना, 0 या ठीक, ये आपका आंसर आ गया, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं तुरंत, नेक्स्ट वाला मतलब डिक्रीजिंग वाला पहले। अब देखो बेटा, इसी में जब आप डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकाले जाओगे, तो देखो यदि मैं डिक्रीजिंग वाले के लिए निकालने जाऊं, तो देखते हैं आप कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान रखना, ठीक, देखो डिक्रीजिंग के लिए अब फंक्शन बदलेगा, आप f(x) को क्या चाहते हो, नेगेटिव बनाना, तो f(x) को नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो √2 है, तो साइन वाला चीज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, अब यदि साइन नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव देगा ना आंसर आपको, तो मैंने बोला साइन को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो इसको लेस देन इक्वल टू 0 करो, अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है बेटा, पाई से 2π के बीच में, तो मैंने बोला जो एंगल है π/4 - x, ये वैल्यू कैसा होना चाहिए सर, पाई से 2π के बीच, इसको सॉल्व करिए, π/4 माइनस करते हैं दोनों में से इफेक्ट खत्म करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा -x, और यहां बनेगा 8 - 1 तो 7π/4, ठीक है, और सुन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x बन जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा -7π/4 टू -3π/4, अब -7π/4 से -3π/4 पे गया है, अब ध्यान से देखो, इस इंटरवल को भी पॉजिटिव में बनाना है, तो कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना, -7π/4 क्या होगा बेटा बताओ, π/4, अरे इधर π/4, इधर 3π/4, इधर 5π/4, इधर 7π/4, मतलब -7π/4 का मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो इधर से घूमोगे तो ये -7π/4 है, बट यदि क्लॉकवाइज में देखने जाओगे तो ये तुम्हारा एंगल कितना है, π/4, और ये कहां पहुंचा, देखो -7π/4 से घूम करके वो कहां जा रहा है भैया, 3π/4 की तरफ, तो -7π/4 से -3π/4 इधर, मतलब ये वाला आ गया, चलेगा, और जो -3π/4 है वो इधर से -3π/4 है, तो इधर से तो 5π/4 हुआ ना, अरे अभी निकाला था, इधर से क्या एंगल निकलेगा बेटा, ये 5π/4 इधर साइड से, और इधर साइड से ये वाला एंगल कितना निकला है, π/4, तो एक्चुअल में जो तुम्हारा आंसर है वो कौन सा है बताओ, -7π/4 से 5π/4 इधर घुमा है ना, बस इतना, अरे ये इंटरवल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4, चलेगा, तो π/4 से 5π/4 मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये वाला प्रॉब्लम करना था, सिंपल सा है ना, नोट करके रखो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन, हाँ देखो बेटा, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to π/2, आपको 0 से π/2 में इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, सिंपल सा, अच्छा नहीं भी दिया प्रूफ करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, जेई में आएगा, तो वो क्या आएगा कि इंटरवल पूछ लेगा कि कहां पर इंक्रीजिंग है, अब सुनो, हमने सिंपल सा फंक्शन लिया बेटा y
इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। आपको निकालना है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले तो dy बाय डी थीटा निकालो, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव क्या दे रहा है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन करिए बेटा, dy बाय डी थीटा। यहाँ तो u बाय v मेथड लग जाएगा, डिवाइड 4 को बाहर रखा, यहाँ से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या निकलेगा बेटा, सीधे लेंगे। चलो मैंने लिखा 2 प्लस cos थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin थीटा, तो इसका आ जाएगा 4 cos थीटा। फिर माइनस, इसे एज इट इज लिख लोगे 4 sin थीटा और डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका तो 2 का तो 0 और cos थीटा का माइनस साइन तो प्लस sin थीटा एंड होल अपॉन में आ रहा होगा बेटा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 सीधे। अब सुनो सिंपलीफाई करो पहले से, 4 into 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos into cos cos स्क्वायर थीटा प्लस बेटा यहाँ से बनेगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर बेटा और माइनस बनेगा। ध्यान देना cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, प्लस 4 मिला। तो देखो आपके पास ये मिल रहा है 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो बेटा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा तुम्हें 8 cos थीटा प्लस 4 और ये इधर साइड गया तो माइनस में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 4 हो गया। फिर cos स्क्वायर थीटा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा और साथ में प्लस 2ab तो 2 into 2 4 cos थीटा चलेगा ना। तो प्लस में आ रहा होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 cos थीटा। अब देखो ध्यान से, ये 4 और ये 4 तो गए। अब आपके पास क्या रिजल्ट मिल रहा है देखना ध्यान से, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा मिलके 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन में आ रहा है बेटा आपके पास 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब देखो कितना आंसर इजी था, हमने यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया और ब्रैकेट में मिलेगा सिर्फ 4 माइनस cos थीटा और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक हम डिफरेंशिएशन करने के लिए गए और देखो मैं तुम्हें हमेशा बोला हूँ डिफरेंशिएशन को इस तरीके से करो कि फैक्टर्स अलग अलग दिखें, तो जितना अच्छा जितने अच्छे फैक्टर्स दिखेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तुम्हारा आंसर आ गया, देखो कैसे। आपको dy बाय डी थीटा को क्या बनाना था, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग तब होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देगा। अब जरा देखो पॉजिटिव के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोई भी नहीं। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, यार थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दूं मैं, होल स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं देगा ना, मतलब 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर मेरे लिए ऑलवेज पॉजिटिव है, फिक्स है ये। अरे समझ पा रहे हो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है तो मुझे उसको डील करने की जरूरत ही नहीं ना, वो हमेशा रहेगा। उससे क्या मतलब है, तो मैंने बोला यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, चलो भाई। अच्छा 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, यार cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। आप -1 रखोगे, माइनस वाले रखोगे तो वो ऑलरेडी प्लस होकर के ऐड हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम पॉजिटिव में यदि मैक्सिमम 1 भी रखा तो 4 माइनस 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। अरे cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे ही नहीं ना, ये नेगेटिव कब देगा, जब आप cos थीटा को 4 से बड़ा रखो। 4 से बड़ा cos थीटा होता ही नहीं कभी, तो ये हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव। तो ये इसने भी पॉजिटिव दिया, इसने भी पॉजिटिव दिया, ओवरऑल ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों डिवाइड होकर के पॉजिटिव ही रहेंगे। अब फाइनल चीज निकल के आएगी, यदि मुझे पूरे डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव बनाना है तो इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। किसको, cos थीटा को। अरे cos थीटा पॉजिटिव होगा तभी तो ओवरऑल सब मिलकर के पॉजिटिव होंगे। देखो ध्यान से, ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं। अब यदि ये नेगेटिव हो गया तो मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव कर देगा आंसर, पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव कर देगा। तो मेरे को क्योंकि इंक्रीजिंग चाहिए तो मुझे cos थीटा कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब मैं यदि बोलता हूँ कि सर cos थीटा मेरे लिए पॉजिटिव बनाना है तो cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट का होगा कि पॉजिटिव बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से π/2। तो मेरा प्रूफ हो गया ना कि भैया थीटा 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो फंक्शन मेरे लिए कैसा है, इंक्रीजिंग है। अरे आया,
तो देखो बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, उतना सारा सॉल्व करते हैं, मैं बोलता हूँ बेटा डिफरेंशिएशन इज्जत से कर डालो अच्छे से, आंसर आपको वहीं के वहीं निकल के आता है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट वाला होता है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे, उसमें भी आपको प्रूफ ही करना है। अच्छा देखो, प्रूफ करने से डरना नहीं ना, प्रूफ करना है, इंटरवल में बना करके क्वेश्चन कैसा भी दे देगा आपको। अब देखिए ध्यान से, सिक्स वाला प्रॉब्लम देखिए, फिर और बताना है चीजें आपको। आपसे क्या बोला मैंने, सिक्स वाले प्रॉब्लम में फिर से आपको प्रूफ ही करना है ना। क्या करना है बेटा, देखिए शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x, x ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन माइनस 1, मतलब ये इसका डोमेन है ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब वो अपने डोमेन में पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो मैं तो बोलता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में सोचेंगे, पहले तो डिफरेंशिएशन कर लो इज्जत से, हो सकता है कि आंसर वहीं पे आ जाए, है ना। चल अपन ने क्या किया बेटा, y वाला फंक्शन लीजिए, y हो गया log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x। सर dy बाय dx करते हैं, तो डिफरेंशिएशन log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x, चेन रूल से भी वही आएगा, माइनस ये इधर u बाय v मेथड लगाया तो 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस आपका 2x लिखना है और 2 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस x का सॉल्व करो, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस, बेटा इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का, ये दोनों तो गए, ठीक है। अब ये दोनों गए, आप एलसीएम ले डालो एलसीएम लेंगे तो बेटा 1 प्लस x मिलेगा और इधर से मिलेगा 2 प्लस x का। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ से तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ 4 है और उसमें मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा 1 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 और माइनस 4x, बेटा 4x गया, 4 और 4 भी गया, अपॉन में निकला 1 प्लस x और 2 प्लस x का, ठीक। अब देखो ध्यान से आंसर क्या निकला तुम्हारे पास, dy बाय dx जो निकला है वो आया बेटा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x को x प्लस 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको x प्लस 2 का स्क्वायर। अब बेटा जैसे ये चीज निकल के आई, अब आपको निकालना क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ना, तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालो और देखो कि क्या वो मेरा डोमेन में है, चेक कर लेंगे ना बेटा। इसको सॉल्व करने का तरीका वेवी कर्व, dy बाय dx निकाला, वेवी कर्व से सॉल्व करो, क्या आएगा, एक 0 एक -1 और एक -2 क्रिटिकल पॉइंट, तो -2 -1 एंड 0 आपको बता चुका हूं। 0 के राइट में, अच्छा डिनोमिनेटर में -1 -2 दिया, इसको तो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है, हटा दिया। अब मुझे बताओ क्या करें, सर इसके राइट में फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, अब 0 पे पहुंचे, 0 x स्क्वायर ले दिया, इवन पावर है, फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा यहाँ पे भी। फिर अगला देखो, -1 इसका पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। फिर -2 पे गए, इवन है तो ना ही चेंज होगा, मतलब ये भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपको ये दोनों नेगेटिव दिया, ये दोनों पॉजिटिव दिया, क्लियर है। अब देखो जैसे ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव हो गए, अब आपको ढूंढना था इंक्रीजिंग का इंटरवल। इंक्रीजिंग कहाँ आ रहा है बेटा, आपका आंसर बताइए मुझे, यहाँ से -1 से लेके इंफिनिटी तक पूरा, अरे 0 भी इंक्लूडेड है ना अपने को, क्योंकि सिंपल इंक्रीजिंग है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना इंक्रीजिंग का इंटरवल मेरे लिए क्या निकल के आया बेटा, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, पूरा क्लोज। और यदि इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन -1 से बड़े नंबर्स के लिए वो इंक्रीजिंग है, और यही तो उसका डोमेन दिया हुआ था, समझ में आया। तो उसका डोमेन भी x ग्रेटर देन -1 था, तो वो अपने पूरे डोमेन के लिए फंक्शन मेरे लिए कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से जाना है और अपने को सिंपल आंसर लाके देना। अरे समझ आया, ठीक है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए बेटा, अब एक नेक्स्ट वाला देखिए क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which the function f(x) equal to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 decreases for all the real values of x। मतलब ये पूरा फंक्शन मेरे लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है,
है ना, x की वैल्यूज के लिए। तो आपको बताना है कि a क्या आंसर देगा, a की वैल्यू बतानी है। प्रॉब्लम समझ में आया? तरीका देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना। फंक्शन लिया मैंने बेटा a प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1। बेटा मैंने f डैश x किया, डिफरेंशिएशन निकाला, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा तो 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 2 लेके आएंगे सामने तो माइनस 6ax प्लस 9a, यहाँ तक तो आ गया। अब सुन, इतना आने के बाद भी तुम्हें दिख रहा है कि सर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं यार। तो ये बनेगा a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a, ये तुम्हारा f डैश x निकल के आया। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये तुम्हारा f डैश x हो गया, अब क्या करना है ध्यान से सुनो। देखो आपको करना पड़ेगा f डैश x लेस देन 0, क्योंकि फंक्शन मेरा कैसा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए बेटा आप f डैश x को लिखोगे सर लेस देन 0। चलो लिख दिया, अभी देखना आप दिमाग फंसेगा। यहाँ 3 लिखा, ये मैंने फंक्शन लिखा लेस देन 0। आपको पता है बेटा 3 है, वो तो 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मेनली जो कंडीशन निकल के आई सर, वो मेरे पास क्या निकल के आ रही है कि a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन 0 आ रहा है। अब इस इक्वेशन को, इस इनइक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, इस इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? तो अब तुम्हें लगेगा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट। याद करो, क्वाड्रेटिक में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, इससे पहले भी हम लोग कई जगह पे टॉपिक में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको कंडीशन याद भी करवाई है इंपॉर्टेंट बोल के। क्या देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ आता है, ग्राफ हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, या तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हम लोग बोलते हैं कि पैराबोला बनता था, तो हम कभी भी याद रखिएगा बेटा, यदि फंक्शन अपवर्ड वाला है तो हम लोग बोलते हैं ये कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0। अरे क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिएगा, इधर से साइड में समझो तो y इक्वल टू, यदि मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आ रहा है ना बेटा, ध्यान देना है ना, इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है a, यदि वो a मेरा ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड बनता है, और वहीं पर a यदि लेस देन 0 हो तो वो डाउनवर्ड बनता है। अब मैंने तुम्हें इसमें अलग अलग केसेस बताए थे, याद करना। एक केस होता था इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, वो क्या, यदि मान ले मैंने कभी बोला कि ये पैराबोला ऊपर ही बन रहा है, ऊपर की तरफ, तो याद करो मैंने तुमसे एक चीज बताई थी कि जितने पॉइंट पर वो x एक्सिस को कट करता है उतने रूट्स निकलते हैं, है ना, और क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, 2। तो हम यदि केसेस बनाने जाए तो ये पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं, देखो यदि इस वाले केस में देखा जाए तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 2 रियल रूट्स आ रहे होंगे इसके, हाँ या ना, समझे। और यदि इस वाले में देखने जा रहा हो तो ये ऊपर से ही जा रहा है, इसका मतलब वो कट नहीं कर रहा है, मतलब नो रियल रूट्स, मतलब ये इमेजिनरी सॉल्यूशंस वाला केस है, इमेजिनरी रूट्स का। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बता रहा हूं एक्चुअल में यहाँ पे क्या पढ़ना है, ध्यान से समझ लेना। हमने बोला यदि ये इमेजिनरी रूट्स दे रहा है तो कब देता है, जब उसके डिस्क्रिमिनेंट कैसे हो, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी हो, लेस देन 0, और a कैसा है, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे। तो सुनो मेरी बात, कंडीशन समझो, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। इस वाले के लिए मैं बोलने जाऊंगा सर a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। और सुनो, जब मैंने a को ग्रेटर देन 0 लिया, b को लेस देन 0 लिया, मतलब कट नहीं कर रहा, तो ये जो फंक्शन की वैल्यूज देगा y, अरे ये x एक्सिस है, y ऐसा है, तो ये सारी वैल्यूज y की जो देगा वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 देगा ना, पॉजिटिव देगा। अरे हाँ ना, क्योंकि ये x एक्सिस के अबव जा रहा है, x एक्सिस को टच करता तो वहां पे 0 देता, यदि उसके बिलो जाता तो वो नेगेटिव भी देता। बट ये यार तुम यहाँ पे y बना लो, y एक्सिस, तो यहाँ पर जो वैल्यूज देगा कि सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही तो देगा ना, x एक्सिस के ऊपर आ रही है तो आया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये कंडीशन होती है ना बेटा, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, उस कंडीशन में आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो ऑलवेज आपको कैसा आंसर देगा, ग्रेटर देन 0। मतलब कभी भी इस कंडीशन को लगाओगे तो ये क्वाड्रेटिक आपको ग्रेटर देन 0 का आंसर देगा। मतलब यदि तुम्हें कहीं पे पता चल जाए ना कि सर हमारा क्वाड्रेटिक है और वो हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो कब देगा, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। लेकिन वहीं पर एक और केस देखो, दूसरा
मान लीजिए बेटा ये पैराबोला ऐसा बना है डाउनवर्ड्स, तो इस कंडीशन में a कैसा है लेस देन 0। डाउनवर्ड पैराबोला तभी बनेगा जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा हो लेस देन 0। अच्छा ये कट भी नहीं कर रहा है तो इमेजिनरी रूट्स ही है, मतलब मैंने बोला सर डिस्क्रिमिनेंट भी कैसा है लेस देन 0। और इस टाइम पे मुझे बताओ ये पैराबोला आपको कैसे आंसर देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हम बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि देख ये y एक्सिस है तो इसके सारे आंसर तो इधर इधर मिलेंगे ना नेगेटिव y एक्सिस के नीचे, तो हम लोग x एक्सिस के नीचे वाले दे रहे हैं तो नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना बेटा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कैसा दे रहा होगा सर लेस देन 0। तो इसने मुझे आंसर कैसा दिया लेस देन 0। तो ये दोनों कंडीशन आप बेटा बिल्कुल दिमाग में रट के रखिए, दिमाग में फिट करके रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है जेईई में, है ना, कि आपको लगाना पड़ेगा। आए अब देखो इस प्रॉब्लम को समझो। इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या बोलेंगे कि a प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 3a लेस देन 0, ठीक है। तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 दे रहा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यदि लेस देन 0 दे रहा है तो कब देगा जब a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0 हो। a और d दोनों कैसे हो लेस देन 0, अरे है ना, a मतलब कौन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो देख बेटा इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, तो मैंने बोला a प्लस 2 और ये कैसा आना चाहिए लेस देन 0। अरे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव तभी देगा जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेस देन 0 हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो एक कंडीशन ये निकली, अरे दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन कौन सी बनेगी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है बेटा देखो -2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 into 3a into a plus 2 और ये पूरा कैसा आना चाहिए लेस देन 0। जब ये दोनों लेस देन 0 होंगे तभी मिलेगा, अरे आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा सर a लेस देन -2, a की वैल्यू -2 से छोटी, एंड इसको सॉल्व करो 4 से डिवाइड कर देना, क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 6a लेस देन 0। सॉल्व करते हैं, ये हो गया -2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन 0, -2 से डिवाइड कर दो बेटा और एक -2a कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से a मिलेगा प्लस 3 लेस देन 0। तो ये -2 जो है, ठीक है, -2 से जब आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज है ना बेटा, ध्यान देना, -2 से आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी कंडीशन है ये निकल के चलेगा। तो एक कंडीशन ये एंड ये दोनों, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो अपन इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखो इसको एक इक्वेशन लिखते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं, इसको सेकंड चलेगा। तो सबसे पहले बेटा सेकंड वाले को थोड़ा सा सॉल्व करके, सेकंड वाले को सॉल्व करके पहले सेकंड वाले का आंसर निकालो। इसको बेबी कर्व से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा जरा बताओ, एक 0 है एक -3, तो ये -3 और ये 0, इधर पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव, अरे अल्टरनेट ऑड पावर, ठीक। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, कहां मिलेगा सर बोलो, कौन सी वैल्यू के लिए, a बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से ∞। अरे आएगा, समझे मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। इसको सिंपल, इसको हमने बेबी कर्व से सॉल्व किया तो इसका आंसर निकला -∞ से -3 यूनियन 0 to ∞, ठीक है। तो ये इस वाले का सॉल्यूशन है, इसका तो यही था, तो इसको 2 ना बोलते हुए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। और अब तुम्हारा आंसर कौन होगा, जो ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी। तो एंड वाली कंडीशन है, मतलब दोनों का पर्टिकुलर कॉमन निकालो, दोनों का कॉमन निकालेंगे, जो दोनों का कॉमन आएगा वो मेरा आंसर होगा। अब फिर से एक फाइनल नंबर लाइन बनाओ और उस पर प्लॉट करो। देखो मैंने फाइनल नंबर लाइन बनाया, इसने बोला था -2, तो मैंने यहाँ पे -2 लिया और इसने बोला -2 से छोटा, इधर ले लेते थोड़ा सा, चलो। तो -2 को इंक्लूड नहीं किया, उससे स्मॉल वैल्यू इधर आ गई, ठीक है, a -2। इसने क्या बोला था -∞ से -3, बेटा -3 इधर कहीं होना होगा, तो -∞ से -3 मतलब ये, और दूसरा है 0 से ∞, तो 0 यहाँ कहीं होगा, तो 0 से ∞ इधर, और दोनों में जो कॉमन पोर्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया, ये बना दीजिए, समझे। तो जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर होगा ना बेटा। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला इंटरवल ये निकल के आया,
मतलब मेरा यहाँ से जो फाइनल आंसर आ रहा है सर a बिलोंग्स टू वो क्या आ रहा है माइनस इंफिनिटी से -3 और ये मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जाओ, आपको आंसर्स मिलेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। चलेगा? नोट करो और नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम का आंसर हो जरा जल्दी से। देखो अब इस वाले प्रॉब्लम में देखना है, ठीक है? इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच fx इक्वल टू kx³ माइनस 9kx² प्लस 9x+ 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कहां पे? r में। r मतलब ऑल रियल नंबर के लिए। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल fx है, ले लो बेटा kx³ माइनस 9kx² प्लस 9x+ 3। आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। मैंने डिफरेंशिएट किया तो f' तो बनेगा बेटा 3kx² माइनस 18kx प्लस 9 और सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी निकल रहा है 3 कॉमन आ रहा है, kx² माइनस 6kx प्लस 3 कॉमन। अब सुनो, ये पूरा फंक्शन आ गया मेरे पास। आपको क्या बोला भैया ये कैसा है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने का मतलब जानते हो सर, f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 बोलना है तो मैंने बोला 3 इंटू kx² माइनस 6kx प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। 3 तो गया, kx² माइनस 6kx प्लस 3 इज ग्रेटर। बेटा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या? अभी हमने कंडीशन देखा था कि ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे ग्रेटर देन 0 दे रहा है ऑलवेज। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आंसर कब देगा? जब एक तो x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो, साथ में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो मैंने बोला ये तब होगा जब बेटा k ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बेटा 36k² माइनस 4 इंटू 3 12k लेस देन 0 हो जाए। अब इसको सॉल्व करो पहले तो 36 तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 12k कॉमन ले लीजिए तो 3k माइनस 1 12 तो गया, तो k और इसमें से भी 3 कॉमन लेकर निकाल लो ना बेटा, तो k माइनस 1/3 लेस देन 0 ऐसा करो। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो और इसको ये सॉल्व करो पहले। तो देख बेटा एक चीज, एक कंडीशन मेरी ये बनी k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी इसके थ्रू बनाता है। तो देखो नंबर लाइन पे एक 0 और एक 1/3, ये 0 ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आपको पता है ऑड पावर सीधे। तो बेटा आंसर क्या दे रहा है ये वाला, मतलब इसने मुझे k का एक आंसर दिया है, k बिलोंग्स टू 0 से 1/3। तो ये मेरा दूसरा इंटरवल है। अब सुनो, आप क्या ढूंढना चाहते हो? फाइनल आंसर क्या होगा? जो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड को भी, है ना? तो दोनों को सेटिस्फाई करना मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन ढूंढना है। तो नंबर लाइन पे बनाओ और दोनों को प्लॉट कर लो एक साथ। इसने क्या बोला था k ग्रेटर देन 0, तो भैया 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर साइड, ठीक है। और उसने क्या बोला 0 से 1/3 के बीच में, तो यहाँ पे 1/3 है, तो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग ये 1/3। तो दोनों में जो कॉमन आंसर आया जो दोनों में है वो ये है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा सर k बिलोंग्स टू 0 से 1/3, तो 0 to 1/3 ये मेरा आंसर। समझ में चले? अब देखो बेटा एक चीज है, इसमें अपन एक लेक्चर और मैं करूंगा, बट अपना ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। मतलब आप देखने जाओगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए। आप सुनो एक चीज, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर लेबनीज इंटीग्रेशन लगता है, लेबनीज के थ्रू लेबनीज थ्योरम लगा करके इंटीग्रेशन होता है, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तभी हमने, क्योंकि लेबनीज पढ़ा नहीं है, हम लोग ये भी जस्ट पढ़ने वाले हैं अपन इंटीग्रल में। इंटीग्रल में जैसे ही वो लेबनीज करोगे वहां पे मैं आपको वो प्रॉब्लम करवा दूंगा, या फिर हुआ ना तो नेक्स्ट वाला एक लेक्चर अपन ऐसा बनाएंगे जिसमें थोड़े से हैवी क्वेश्चंस और लेकर के आते हैं, तो वो उसको अपन एक लेक्चर में और खत्म कर लेंगे ना। वैसे देखा जाए तो आज इस लेक्चर में तुम्हारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। और इसमें एक आधी कॉन्सेप्ट जो ग्रेटर देन वगैरह अपन को प्रूव करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक और लेक्चर में करवा दूंगा। चलेगा?